Exercise 23. Exercise 23, question 3, first part. Yes, so less than volume. लेस देन वाला उसको कैसे कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये नहीं आ रहा है. लेस देन Yes, sir. 10, लेस देन 20. अब देखो ये क्या है ना, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है. मतलब कि आप अगर देखो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं. मैं एक बार एक ओपन शीट खोल लूं. देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मार्क्स ऑब्टेन इज लेस देन 10. तो लेट्स से अगर हम लोग मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, so we have less than 10 and then we have less than 20, less than 30, less than 40, and then we have less than 50. And number of students, अगर हम लोग देखेंगे लेस देन 10 में 8 है, लेस देन 20 में 25 है, लेस देन 30 में 38 है, लेस देन 40 में 50 है, और लेस देन 50 में 67 है. देखो ये है क्या, ये जो दिया हुआ है, तुम ये देखो लेस देन 20 वाले में ये नंबर भी इंक्लूडेड होगा. भाई जो 20 से लेस है वो 10 से भी तो लेस है ना. तो मतलब ये 10 बच्चे जो उसमें थे लेस देन 10 वाले में, वो लेस देन 20 वाले में भी इंक्लूडेड है. राइट. तो अगर तुम इसको क्लास इंटरवल में ब्रेक करोगे तो तुमको ऐसे ब्रेक करना होगा. क्लास इंटरवल जब तुम बनाते हो तो मान लो 0 से 10 रखते हो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50. अब यहाँ पे अगर आप जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखोगे तो लेस देन 10 वाले तो वो पहला वाला तो सेम है, लेस देन 10, 0 to 10 वाले में. लेस देन 20 और लेस देन 10, तुम 25 माइनस 18 यहाँ पे सॉल्व करो. 25 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 17. तो 10 to 20 17 स्टूडेंट्स ही होंगे. ये क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. उसी तरह 38 माइनस 25 करोगे यहाँ पे, 38 माइनस 25 जो 20 से लेस है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 30 से लेस वाले में, तो वो 20 to 30 वाले में रेंज में आ जाएगा, 13 स्टूडेंट. उसके बाद 50 माइनस 38 दैट इज 12 स्टूडेंट्स, एंड 67 माइनस 50 दिस इज इक्वल टू 17 स्टूडेंट्स. अब देखो हम लोग को ओजीव बनाने के लिए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही था ना. तो ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये डेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही है. मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस वाले में ऐड करते चले जाते हैं. तो 8 है, 8 प्लस 17 25 प्लस 13 38, 38 प्लस 12 50, 50 प्लस 17 67. तो यही चीज तो था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ था. अब बस हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर लेंगे. इधर क्लास इंटरवल और इधर फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, और जो भी ओजीव जैसे प्लॉट करते हैं वैसे कर लेंगे. ये तो कर लोगे ना. Yes, sir. अपर क्लास लिमिट को यहाँ पे लिखते जाते हैं और उसके हिसाब से प्लॉट कर लेते हैं, है ना. एक बार फिर से बता दो. अभी कूदा है ना तो एंटर किया है ना. हाँ, क्या वो नाराज क्यों है? मैंने क्या बोला तुम्हें? मैंने तो बस नहीं सर, नाराज नहीं हूँ. गुस्से में बोल रहा. हाँ सर, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था. नहीं, मैं भी नाराज नहीं हूँ. रोल रिवर्सल हो गया. देख ये जो है ना थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसमें इन्होंने बोला, ये इन्होंने डाउट पूछा था अभी जो एक्सरसाइज में होमवर्क मैंने दिया था, कि ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट है. इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है ना, ये लेस देन वाला चीज लिखा हुआ है. लेस देन 10 8 बच्चे हैं, लेस देन 20 25 बच्चे हैं, लेस देन 30 38 बच्चे हैं. अब जो लेस देन 20 वाले बच्चे होंगे वो ये वाले भी तो इंक्लूडेड हो गए ना. जो लेस देन 10 वाले हैं वो लेस देन 20 वाले में भी इंक्लूडेड है.
तो अगर हमें 10 to 20 वाला निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 25 से 8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वही हम लोगों ने किया, यहाँ पे हर प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट करते करके उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में कितने बच्चे थे वो हमने कैलकुलेट कर। ठीक है बेटा। और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर हम लोगों ने जब निकाल के देखा तो ये रियलाइज किया कि ये जो चीज दिया हुआ था डेटा में ये एक्चुअली में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। ठीक है, तुम लोग अभी ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वन इज लेस देन टाइप, अदर इज मोर देन टाइप। तो जो हम लोग पढ़े हैं ना अभी, ये जो क्वेश्चन में दिया होता है ये लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसी में मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बन जाता है। कैसे बनता है वो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं लिखता मोर देन जीरो, मोर देन जीरो क्या होता है, सारे बच्चे मोर देन जीरो वाले में आ जाते हैं ना, ऑल द स्टूडेंट्स वुड हैव कम अंडर मोर देन जीरो। तो मोर देन जीरो वाले में कितने बच्चे होते हैं, टोटल 67 बच्चे हैं, वो सारे आ जाएंगे इसमें। और जब मैं लिखूंगा मोर देन 10, 10 से ज्यादा लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 67 में से ये डेटा को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये जो 8 बच्चे हैं जो 0 to 10 मार्क्स लाए होंगे, मोर देन 10 में तो इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो मोर देन 10 वाले में ये क्या होगा, 67 माइनस 8, 59 स्टूडेंट होंगे। उसी तरह मोर देन 20 करूंगा तो 59 में से इस 17 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 59 माइनस 17 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर मोर देन 30 पे अगर हम लोग गए तो यहाँ पे इस 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 42 माइनस 13 इज 29। और मोर देन 40 पे जाएंगे, राइट। सो मोर देन 40 वाले में 29 से ये 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो मोर देन 40 जो है वो 40 to 50 वाले में ही होगा, दैट इज 17, जो कि हमें मिल चुका है। तो ये जो डेटा है ये मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, और ये जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसा कि तुम लोगों ने एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि तुम्हारे कोर्स में लेस देन टाइप वाला ही सिलेबस में है, तो तुमको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करना है, दैट इज जो तुमको ऐड करते चले जाना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टोटल में से, और इधर क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे हैं टोटल। तो दिस इज मोर देन टाइप विच इज नॉट इन द कोर्स, एंड दिस इज लेस देन टाइप विच इज देयर इन द कोर्स। आ गया समझ में सब कुछ, दाएं बाएं आगे पीछे सब समझ में आ गया नहीं? और इसके बाद कौन सा और था क्वेश्चन, डाउट? क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8, ठीक है, ये पहले लिख लो फिर मैं करता हूँ। आकांक्ष मंद मंद मुस्कुराता रहता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है, बोलता भी कम है। आजकल कौन सा किताब पढ़ रहे हो आकांक्ष, कौन सी बुक पढ़ रहे हो आजकल? नहीं सुनाई पड़ रहा है, जोर से बोलो। सर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है उसमें कहानी, थोड़ा कुछ कहानी बताओ, हम भी पढ़ेंगे फिर। ड्रैगन्स। ड्रैगन्स पे तब क्या पढ़ेंगे, इंसान के बारे में होता तो पढ़ते हैं बहुत। एक सीरीज है बहुत फेमस। हाँ अच्छा, ये उपमन्यु तू मेरा टीचर बन जा भाई, तू ना तू मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया कर। नहीं नहीं, तू सही में बहुत ज्ञानी बच्चा है, मतलब पढ़ाई के अलावा मतलब जो पढ़ाई हम लोग के एग्जाम में आता है उसके अलावा तुमको बहुत ज्ञान है। सर मेरे पेरेंट्स भी एग्जैक्ट सेम थिंग ही कहते रहते हैं। तो पढ़ाई पे भी थोड़ा किताब वाला भी ज्ञान अर्जित कर लो, बदमाश। बोलो पेरेंट्स भी यही कहते हैं, आप भी यही कहते हैं, इसलिए नहीं सुनो। नहीं ये जो तुमको नॉलेज है ना ये काम आएगा, जब तुम जॉब में जाओगे ना तो बहुत काम आएगा, एंड यू विल एक्सेल अ लॉट। बट द थिंग इज टू गेट अ गुड जॉब यू विल हैव टू हैव दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट जो अभी हम लोग कर रहे हैं। अदरवाइज इंडिया में क्या है ना, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है ना कि कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है, यू हैव टू बीट अदर्स, और तरीका बस यही है मार्क्स, और कोई तरीका नहीं है। हमारे पास कोई मशीन होता, उपमन्यु के दिमाग में कितना जानकारी है वो भर लेते, पता कर लेते, पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता।
या तो इसको बोलते हैं हम लोग, कौन है वो टेस्ला का मालिक? Elon Musk. हाँ, Elon Musk. क्या नहीं, नाम नहीं याद आ Elon Musk. Elon हाँ, Musk. इलॉन मस्क। हाँ, इलॉन मस्क को बोलते हैं भैया कुछ नया निकालो, बहुत दुनिया में तुम मार्स कर रहे हो, कम से कम इंडिया के बच्चों के लिए तुम कुछ करो जीवन में, है ना। एक मशीन बनाओ जिसमें कि ऐसे डालेंगे और पता कर लेंगे इसके पास कितना है जानकारी, उनके काम खत्म, एग्जाम लिखने का काम खत्म। नहीं भाई साहब, गेम चेंजर होगा। हम ही लग जाएं क्या इसमें, टेक्नोलॉजी पे? मेक इन इंडिया करते हैं हम लोग, कुछ आत्मनिर्भर भारत बनाते हैं। सब रिकॉर्ड होता है, सब जाता है हमारे YouTube पे। बच्चा जो दूसरा देखेगा, जो तुम लोग नहीं हो, सोचेगा कि पता नहीं क्या क्या सर क्या क्या बोलते रहते हैं क्लास में। इसीलिए किसी और फ्रेंड को मत बताना ये YouTube का चैनल, तुम ही लोग बस देखना। हो गया, लिख लिया सकते हैं, नेक्स्ट पे चले। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को? The following table shows the distribution of the height of a group of factory workers. By height of group of factory workers 150 to 155, and then we have 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175, 175 to 180, 180 to 185। ये हमारा हाइट हो गया सेंटीमीटर में। और नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 6, 12, 18, 20, 13, 8 and 6। Determine the cumulative frequencies। तो cumulative frequency CF ऐड करते चलेंगे। 6, 6 plus 12, 28, 28 plus 18, 46, 66, 79, 87, 93। अब कह रहा है ड्रॉ द लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑन ग्राफ पेपर, यूज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट ऑन वन एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर्स ऑन द अदर। तो यहाँ पे तुमको देखो ये भी बताया हुआ है कि क्या हम लोग को ये लेना है स्केल। यहाँ पे एक किंक बना देते हैं, स्टार्ट करते हैं 150 से 155। सेकंड वाली cumulative frequency 18 नहीं होगी? क्या बेटा? सेकंड वाली cumulative frequency 18 नहीं होगी? Yes, sir. 12 plus 6. ओहो, तो सब गलत हो गया हमारा। 36 हो गया, 36, 20, 56, 69, 77, 83। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग को बोल रहा है 10 वर्कर लेना है 2 सेंटीमीटर में। 155। तुम जो अपना वो ग्राफ बनाओगे तो 150, 160 ऐसे लिखना शुरू करो। तो ये तो हाइट है 150 to 155, तो हाइट को अच्छा, वो 5 हाइट वाला हो गया, सेंटीमीटर। ये वर्कर वाला तो नीचे लिखा है। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे तो हम लोग वर्कर्स नहीं, वर्क ठीक तो है, हाइट इधर ही होगा, 5-5 सेंटीमीटर का ही लेंगे। 150, 155, यस सर, वही तो 160 जी में जी जी, हाँ 155, 160, 165, 170, 175, 180 एंड 185।
और उसके बाद इधर है हम लोग के टेन वर्कर्स का लेना है। टोटल कितने हैं हमारे पास? 83 तक जाना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये तक कर दो, 90, 83 यहाँ तक गया। अब 150 to 155 पे 6 है, तो 155 पे तुम 6 को मार्क कर दो। अपर क्लास लिमिट पे ले जाके मार्क करते हैं ना। 150 पे 0 पे आएगा। वन 160 पे हम लोग चले जाएंगे 18 पे। वन 165 पे 36, 170 पे है 56, और 175 पे है 69, 180 पे है 77, और 185 पे है 83। और इनको पूरे को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं जीव के लिए। फ्री हैंड से ज्वाइन करते हैं, स्केल से नहीं करेंगे। सो दिस इज द ओजीव। ये अध्ययन, ये लोग डाउट पूछ रहे थे। अभी एक थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया फर्स्ट पार्ट, और ये 8th क्वेश्चन अभी बता रहा था। ठीक है, तुम्हारा एग्जाम चल रहा था। एग्जाम चल रहा था? यस सर, फ्राइडे नाइट को मैसेज आया था 81 स्टार्ट हो गई है। अच्छा अच्छा। कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है मैथ्स में? सर आज मैथ्स का ही था, बैंकिंग और जीएसटी आ रहा था। अच्छा, तब तो इजी होगा। जीएसटी हमने किया है, बैंकिंग तो इजी है, फॉर्मूला बेस्ड। सर हाँ जी बच्चे। सर सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा है कि ड्रॉ द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑन ग्राफ पेपर। इसी को ओजीव कहते हैं। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ओजीव कहते हैं। लेस ओके देन टाइप ओजीव। ओके अंडरस्टूड। हम लोग लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं और उसका ग्राफ बना रहे हैं, जिसको कि हम लोग लेस देन टाइप ओजीव भी कहते हैं या लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव कर्व भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी में कंफ्यूजन हो गया। चलो बच्चों, स्टार्ट करें आज की कहानी। Yes. Yes. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग को करना है। हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया पूरे क्लास में। जैसे पिछले एग्जाम्पल में, पिछले बार भी हम एक एग्जाम्पल दे रहे, क्लास में जितने बच्चे हैं सबका हाइट हम लोग कलेक्ट करते हैं। अब जब हाइट कलेक्ट करते हैं तो उसका सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज कलेक्ट करना, पता करना। राइट, एवरेज पता करने का बहुत सारा तरीका है। राइट, एक तो नॉर्मल एरिथमेटिक एवरेज, एरिथमेटिक मीन जिसको कहते हैं, कि भाई जितने डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, सबका हाइट कलेक्ट किया, सबके हाइट को ऐड किया और उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया, तो हमें एवरेज पता चल गया, एवरेज हाइट ऑफ ए स्टूडेंट पता चल गया। दूसरा तरीका ये है कि हम लोगों ने सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और मिडिल मोस्ट डेटा निकालने की कोशिश की, कि भाई अगर हमारे पास क्लास में 10 बच्चे हैं तो हम लोगों ने मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया 10 बच्चों के हाइट को, और जो 5वां बच्चा था, राइट, अगर यहाँ पे खैर ऑड और इवन वाला हो जाता, मान लेते हैं 9 स्टूडेंट्स थे, 9 स्टूडेंट्स थे, तो जो 5वां बच्चा होगा वो एग्जैक्टली मिडिल मोस्ट डेटा देगा हम लोग को, अगर हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं डेटा को।
ये एक तरीका है, तो जिसको हम लोग मीडियन कहते हैं। और मोड क्या है कि किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, कि हम लोगों ने हाइट सब बच्चे का मेजर किया और हमें पता चला कि 5 फीट 2 इंच जो है ना, ये ऑलमोस्ट सारे बच्चों का हाइट 5 फीट 2 इंच है। अगर ऐसा हो गया तो मतलब मोड सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस हाइट का हो गया, 5 फीट 2 इंचेस का हो गया। तो उस केस में मोड क्या हो जाएगा, 5 फीट 2 इंचेस हो जाएगा। तो अलग अलग तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का, कि बीच का डेटा इसमें क्या है, या सबसे कॉमन डेटा क्या है, या एवरेज डेटा क्या है, वो निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं। उन मेथड्स में से क्या मेथड कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वो स्टैटिस्टिक्स जब हम लोग करते हैं, मतलब जब हम लोग इसको एक्चुअल लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, वहां पे डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो हम देखते हैं कि कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग को यूज करना है ना, रियल लाइफ प्रॉब्लम में। मतलब कभी एवरेज निकालते हैं, वो ज्यादा बेटर डेटा देता है हमारे हिसाब से, और कभी हम लोग उसका मीडियन निकालते हैं, दैट इज अ बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग मेथड यूज करते हैं, और या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला यूज करें। क्लियर है बच्चों? तो हमें जो यहाँ पे पढ़ना है, Yes. अरिथमेटिक एवरेज और मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है। मीन मीडियन मोड तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। डेटा हैंडलिंग करके चैप्टर था, और ये जो स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर्स थे जो तुम लोग किए हुए हो, है ना, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। बट हाँ, अभी क्या है कि पूरा कॉमनली हम लोग को सारा चीज एक बार फिर से करना है। अच्छा, मीन निकालने का, ये जो हम लोग क्लास इंटरवल्स में बांटते हैं ना नंबर्स को, जो अलग अलग हमारे पास जो ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहाँ क्लास इंटरवल होता है 5 to 10, 10 to 20, है ना, वो सारे जो इंटरवल्स होते हैं, उसमें कैसे हम लोग मीन निकालेंगे, उसके 3 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड जिसको तुम्हारे बुक में लिखा है, लेकिन उसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, और तीसरा मेथड जो है उसको स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। सो एवरेज या मीन ग्रुप्ड डेटा का निकालने के लिए, टू फाइंड अरिथमेटिक एवरेज और मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, we have 3 methods. One is direct method, second is shortcut method, और assumed mean method, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चों? सो ये तीनों मेथड हम लोग करेंगे, फिर मीडियन निकालना सीखेंगे, मोड निकालना सीखेंगे, और मीडियन हम लोग ग्राफ से जो अजीब से कैसे मीडियन निकालते हैं वो देखेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग इस क्लास में अभी पढ़ेंगे, ग्राफिकली कैसे निकालते हैं इसको, या फिर फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है। अब अरिथमेटिक मीन पे आते हैं। जैसा कि मैंने बोला, अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ द सेट बाय नंबर ऑफ नंबर्स। मीन्स अगर सारे डेटा को हम लोग ऐड कर दें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल गिव यू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा, राइट। सो अरिथमेटिक मीन is equal to sum of all the observations divided by number of observations. So sum of all the observation divided by number of observation is arithmetic mean. So x bar is equal to x1 plus x2 plus x3
plus x4 plus of xn divided by number of observation n. इसको समेशन साइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, जहां i का वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, i इज इक्वल टू 1 to n, है ना। लिमिट हम लोग बताते हैं i इज इक्वल टू 1 to n। क्लियर है बच्चों? Yes. फर्स्ट वाला है, फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 5 पर्सन इज 67, 65, 71, 57 एंड 45. फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर वेट्स. सो अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus of x5 divided by 5. Sum of all the observation by number of observation. 67 plus 65, 71, 57 and 45 divided by 5. $61. लिख लिया बच्चों? Yes. Yes, sir. Next question is the mean weight of 15 boys is 43 kg. If two boys with weight 34 kg and 35 kg join them, find the new mean weight. अब देखो क्या होता है, मीन वेट दे रखा है तो सम ऑफ वेट्स तुम निकाल सकते हो 15 बॉयज का, मतलब कि सी समेशन ऑफ xi from I is equal to 1 to 15 divided by number of boys is actually equal to mean weight x bar.
है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये जो 15 बच्चों का वेट का जो सम है वो अगर निकालना होगा, समेशन ऑफ xi i इज इक्वल टू 1 to 15, ये जो 15 स्टूडेंट्स का जो सम है वेट का, दैट इज 43 इंटू 15, ये 15 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्लियर है सभी बच्चे को? मैंने क्या किया, Yes, sir. देखो जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वेट्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एवरेज। नाउ इफ आई हैव कैलकुलेट सम ऑफ ऑल द वेट्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स, what I have done is I have multiplied 43 to 15, I will get the sum of the 15 students weight. So अगर आप 43 into 15 निकाल लो, 645 होता है। तो 645 is the sum of the weights of 15 students, right? अब आपको कह रहा है 2 और बच्चे ज्वाइन कर ले, तो अब कितने स्टूडेंट्स हो गए, 17 स्टूडेंट्स हो गए। तो इस सम ऑफ द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट, जो i इज इक्वल टू 1 to 15 बच्चों का वेट है, x1 से लेके x15 ये हो गया, इसमें x16 और x17, 16th स्टूडेंट और 17th स्टूडेंट का वेट ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 17 कर दो, तो हमें न्यू मीन वेट निकालना है, हमें न्यू मीन वेट x बार डैश निकालना। क्लियर है बच्चों? तो ये जो चीज है ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ निकाल रखा है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। 645 और 16 स्टूडेंट का वेट है 34 kg, 17 का है 35 kg, डिवाइडेड बाय 17 करोगे, सो यू विल गेट न्यू मीन। सो न्यू मीन x बार डैश इज इक्वल टू 645 प्लस 34 प्लस 35, 714 हो गया, divided by 17, which is equal to 42 kg। तो पहले मीन 43 kg था, 2 थोड़े लाइटर वेट के बच्चों ने ज्वाइन किया तो मीन कम हो गया 42 kg। क्लियर है बच्चों क्वेश्चन सबको, और आंसर भी क्लैरिटी आ गई कि सॉल्व करना? चल एक बार फिर से Yes. बोलो। हाँ मैं फिर से बता देता हूँ। हमारे पास मीन है 15 बच्चों का दिया हुआ, मतलब x1 से x2 से x3 अप टू x15 डिवाइडेड बाय 15, ये मीन का फॉर्मूला होता है। हमें ये मीन का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 43 के, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ 43 यूज कर लिया, ये 15 को ऊपर ले जाके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लिया। 43 इंटू 15 क्या हो गया, सम ऑफ द वेट्स ऑफ this 15 students, so that is 645 is the sum of the weight of 15 students। अब हमें 16th और 17th स्टूडेंट का वेट, 2 और स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब अगर हम लोग को बोलेंगे कि आप मीन निकालो, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल दी 17 स्टूडेंट्स ऐड करना पड़ेगा, मतलब x1 प्लस x2 अप टू x15 x16 और x17। हमने 17 स्टूडेंट्स का वेट को ऐड किया और 17 से डिवाइड किया, ये नया मीन आता है। बट हम लोग यहाँ पे देखो 15 स्टूडेंट का वेट तो ऑलरेडी हमें पता है सम, तो हम लोगों ने ये 645 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और 16th और 17th स्टूडेंट के वेट की जगह 34 और 35 यूज कर लिया, डिवाइडेड बाय 17 करके हम लोगों ने नया एवरेज निकाल लिया। समझ में आ गया उपमन्यु? यस सर। लिख लो फटाफट। Has everyone understood this? Yes, sir.
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Third question is mean of 40 numbers is 37.5. If one of these numbers is taken as 53 instead of 35, find the correct mean. ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया है, गलती से उसको 53 ले लिया था इंस्टेड ऑफ 35. मतलब एक नंबर, जब हम लोग सारे नंबर्स लिख रहे थे तो हम लोगों ने एक नंबर को गलत प्रिंट कर दिया या लिख दिया, तो उसके वजह से मीन गलत आया. अब हमें सही मीन निकालना. तो सही मीन निकालने के लिए तुम ये सोचो, मीन ऑफ 40 नंबर्स मतलब x1 से लेके x2 से लेके x40 डिवाइडेड बाय 40 is equal to 37.5. तो sum of all these numbers x1 से x2 से up to x40 is nothing but 40 into 37.5. 40 into 37.5 calculate कीजिए. So this is 1500. So sum of 40 numbers is 1500. अब ये कह रहा है इसमें ये जो 40 नंबर्स हैं इसमें एक गलत रीडिंग आ गई है 53. तो हम लोग क्या करते हैं, उस गलत रीडिंग को इस सम से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और नए रीडिंग को, जो करेक्ट रीडिंग है, उसको ऐड कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्चुअल 40 numbers, right? See, there was one wrong number 53 there in the sum 1500. So what we did, we subtracted 53 from there and added 35, which is the correct replacement of the number. So new mean or correct mean is equal to sum of all the observation, मतलब 1500 minus 53 plus 35 divided by 40. So minus 53 plus 35 divided by 40. So this is 37.05 kg. Is it clear, बच्चों? Yes. Yes, sir. सम में से रॉन्ग वाला हमने हटा दिया, करेक्ट वाला वहां लिख दिया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो हमें नया मीन पता चला. अनवी, आ गया समझ? Yes, sir. बोरिंग हो रहा है? Nice, sir. लिखो लिखो. Okay. We're done. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें, in the half yearly examination of class 9th of a school, the mean marks scored by boy is 52, boys is 52, and the mean marks scored by girls is 48. If on the whole the mean marks of the class is 50.5, find the ratio of the number of boys and number of girls. Let number of boys be X and number of girls be Y. अब नंबर ऑफ बॉयज अगर X है और मीन मार्क्स स्कोर्ड है 52, सो सी
x bar is equal to x1 plus x2 up to xn by n. तो sum of observation x1 plus x2 plus x3 up to xn is equal to n into x bar. ये मैंने पहले भी करके बताया था पिछले क्वेश्चन में, सेम चीज कर रहे हैं. सो देखो, जो बॉयज का जो मीन है ना, वो सम निकालने के लिए x1 से xn बॉयज, मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज x हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि x इंटू मीन 52 है, तो x1 plus x2 sum of marks scored by all the boys, sum of marks scored by all the boys is equal to n into x bar. n कितना है 50, जो हमारा 52 into number of, this is number of boys कितना है x है, तो number of boys से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके मीन को, तो हमें sum of the marks scored निकल जाएगा by the boys, and sum of marks scored by all girls, sum of marks scored by all girls is equal to 48y. Ab we have 52x plus 48y. Marks scored by boys, marks scored by girls, divided by total number of student. Total number of student क्या हो जाएगा? x plus y. सो ये जो हम लोग निकालेंगे टोटल जो मीन है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 50.5. अब हमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल, मतलब x बाय y हम लोग को निकालना है. रेशियो का मतलब यही हुआ. तो उसको निकालने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं. 52x प्लस 48y इज इक्वल टू 50.5x प्लस 50.5y. इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो ये 1.5x इज इक्वल टू 2.5y. x by y is 25 by 15 और 5 by 3. Ratio is 5:3. Clear? Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख लो और मैं तुम्हें क्वेश्चंस बताता हूँ जो तुम कर सकते हो. ठीक है ना? तुम होमवर्क में ना 6th क्वेश्चन तक कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6 तक कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6 तक करो, और इनफैक्ट 8th भी कर सकते हो, बट ठीक है, बीच में एक 7th हमारे हमने अभी नहीं किया है. तुम 6 तक ही करो. एक्सरसाइज 24A का क्वेश्चन नंबर 6 तक होमवर्क है, 1 to 6. एक्सरसाइज 24A का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपका होमवर्क. ठीक है, मैं शेयर कर ले रहा हूँ अभी अध्ययन आपके लिए. वो Okay, sir. चैप्टर का स्कैन है ना, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ. ठीक है बच्चों,
चलो विल स्टॉप हियर, लिख लिया सबने? ठीक है, विल स्टॉप हियर, है ना? बाय, टेक केयर एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you.